हेलो एवरीवन। इस वीडियो में हम एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक को डिस्कस करने वाले हैं। जैसे कि रिसेंटली कुछ दिनों से दिल्ली में डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में स्ट्राइक चल रही है और 17 फरवरी से ये स्ट्राइक जो है अभी तक चल रही है। और इस स्ट्राइक का क्या इशू है और बीसीआई ने यहाँ पर बीसीआई का क्या रोल है इसमें, उसको हम समझेंगे। और ये स्ट्राइक क्यों हो रही है एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल 2025 को लेकर। तो सबसे पहले तो हम इस बिल में जो चीज़ें हैं, ऐसे कौन से टॉपिक हैं, ऐसे कौन से सेक्शंस हैं जिनमें अमेंडमेंट का जो है वो प्रपोजल रखा गया है जिसकी वजह से स्ट्राइक हो रही है। और बीसीआई ने यहाँ पर जो है अपने लेटर में डिटेल ऑब्जेक्शंस में किन किन चीज़ों को रखा है, वो सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। सबसे पहले तो कुछ जो सेक्शंस हैं यहाँ पे हम देखेंगे एक क्विक वे में कि जिनमें क्या प्रॉब्लम है, पहले क्या था और अब क्या आया है, जिसकी वजह से क्या प्रॉब्लम्स यहाँ पे है और एडवोकेट्स जिसके लिए स्ट्राइक कर रहे हैं। सबसे पहले यहाँ पे सेक्शन है लीगल प्रैक्टिशनर का। जो लीगल प्रैक्टिशनर है उसमें उसकी जो डेफिनेशन है और ज़्यादा वाइड कर दी गई है। इसमें सबसे पहले अब यहाँ पर फॉरेन जो लॉ फर्म्स हैं उनको भी इंक्लूड कर दिया गया है। और यहाँ पर फॉरेन जो लॉ फर्म्स के अलावा यहाँ पर ये बोला गया है कि एनी एडवोकेट और लॉ ग्रेजुएट engaged in the practice of law before courts, tribunals and quasi-judicial forms and doing legal work in any private or public organization, including but not limited to statutory or at autonomous body, domestic and foreign law firms। तो यहाँ पर इस चीज़ के लिए थोड़ी सी प्रॉब्लम्स है कि फॉरेन लॉ फर्म्स को जो है फॉरेन इस तरह से जो फॉरेन एडवोकेट्स है वो यहाँ पर आके प्रैक्टिस कर सकते करें इसके अकॉर्डिंग कर सकते हैं। तो ये एक इशू है। इसके बाद यहाँ पर एक चीज़ और है कि द बार काउंसिल shall be at liberty to verify the authenticity of the same in either case upon receipt of any complaint regarding the same। यहाँ पर एक ये पॉइंट है। और दूसरा ये है मिसकंडक्ट की डेफिनेशन। मिसकंडक्ट में यहाँ पर इसको हम आगे से लिंक करेंगे कि मिसकंडक्ट को जो है किस तरह से यहाँ पे डेफिनेशन जो है एडवोकेट्स के अगेंस्ट किस तरह से इस्तेमाल हो सकती है। यहाँ पर सेकंड जो है इसको इंसर्ट किया गया है सेक्शन 24 में बी को इंसर्ट किया गया है जो कह रहा है रिमूवल ऑफ द नेम फ्रॉम स्टेट रोल। तो यहाँ पर जो कोई एडवोकेट है उस एडवोकेट का जो एनरोलमेंट है वो स्टेट बार काउंसिल से अगर वो यहाँ पे रिमूव्ड हो जाएगा अगर वो 3 साल या उससे ज़्यादा के पनिशमेंट के लिए कन्विक्ट होता है, यानी कि किसी ऐसे ऑफेंस में वो कन्विक्ट हो रहा है जिसकी पनिशमेंट 3 साल या उससे ज़्यादा है। तो ऐसे केस में यहाँ पर जो उसका एनरोलमेंट है उसको क्या कर दिया जाएगा, उसका नाम एनरोल उससे हटा दिया जाएगा स्टेट रोल से। और यहाँ पर उस पनिशमेंट के बाद जैसे कि 3 साल की पनिशमेंट है उसके बाद वो 2 साल तक भी एनरोलमेंट के लिए यहाँ पे उनको वेट करना पड़ेगा दोबारा एनरोलमेंट कराने के लिए। तो ये वाला जो प्रोविजन है ये थोड़ा हार्श प्रोविजन है। तो इसके रिगार्डिंग अब नेक्स्ट जो प्रोविजन है जिस जो इशू में है वो ये है कि सेक्शन 33A इसमें कहा गया है रजिस्ट्रेशन ऑफ एन एडवोकेट विद अ बार एसोसिएशन। यानी कि जैसे अभी आप देख रहे हो रिसेंटली थोड़े टाइम से जो दिल्ली के जो कोर्ट्स हैं उनमें इलेक्शन होने वाले थे जो पोस्टपोन हो रहे हैं। तो पहले ये इलेक्शन जो है 19 अक्टूबर को होने वाले थे, अब ये काफ़ी बार पोस्टपोन हो गए हैं और अभी तक हुए नहीं है। तो यहाँ पर अब ये हो गया है कि एक एडवोकेट है वो एक बार में ही वोट दे सकता है। तो यहाँ पे एक मेंबर जो है वो एक बार में वोट देगा। तो उसी तरह से यहाँ पर क्या बोला गया है कि कोई जो एडवोकेट है जो एनरोल्ड है एक बार काउंसिल में और वहाँ पर वो प्रैक्टिस कर रहा है उसी के कोर्ट, ट्रिब्यूनल और क्वासी जुडिशियल फॉर्म में, तो वहाँ पर उसको रजिस्टर कराना होगा एक खुद को बार में भी। जैसे कि क्या होता है, एक प्रोसीजर होता है। सबसे पहले आप जब लॉ ग्रेजुएट होते हो तो आप अपने स्टेट बार काउंसिल में एनरोल कराते हो। उसके बाद आप अपना AIB का एग्ज़ाम देते हो और AIB के बाद जो है आप ऑल ओवर इंडिया में प्रैक्टिस कर सकते हो। उसके बाद यहाँ पर क्या होता है, स्टेट बार काउंसिल में एनरोलमेंट करवाने के बाद यहाँ पर अब इसको मैंडेटरी कर दिया गया है शेल
उन्हें बार काउंसिल में बार काउंसिल की बार एसोसिएशन की मेंबरशिप भी लेनी पड़ेगी किसी भी एक कोर्ट की, ठीक है। तो जैसे कि फॉर एग्जांपल दिल्ली में 30,000 किसी हाई कोर्ट की, किसी भी डिस्ट्रिक्ट कोर्ट की मेंबरशिप उन्हें लेनी ही पड़ेगी। और इन केस एनी एडवोकेट लीव्स वन बार एसोसिएशन एंड ज्वाइन another by reason of change of place of practice or by reason of any change of field of law, he shall intimate such change to the bar association which he is in member within 30 days। तो यानी उसे बताना होगा और 30 डेज में उसको अपनी मेंबरशिप का जो है ट्रांसफर भी कराना होगा। तो यहाँ पर ये वाला जो एक पॉइंट है, नो एडवोकेट शैल एक्सरसाइज द राइट टू वोट इन मोर देन वन बार एसोसिएशन। तो ये वाली जो चीजें हैं ये प्रैक्टिकल में यूज हो रही हैं, लेकिन ये हमेशा के लिए जो है इसको कोडिफाइड कर देना इसमें ये प्रॉब्लमेटिक हो सकता है। इसके बाद जो नेक्स्ट सेक्शन है वो ये है कि प्रोहिबिशन ऑन द बॉयकॉट्स और ऑब्सटेंशन फ्रॉम कोर्ट वर्क्स, यानी कि स्ट्राइक को लेकर है ये। बेसिकली ये काफी इंपॉर्टेंट है कि जैसे कि एडवोकेट्स जो हैं यहाँ पर वो गवर्नमेंट सर्वेंट नहीं है, तो एडवोकेट्स जो हैं उनका कोई भी इशू होता है लीगल इशू, तो वो यहाँ पर बेसिकली या कोई भी उनको अपना पॉइंट रखना होता है तो उसके लिए स्ट्राइक होती है। और स्ट्राइक जो जेन्युइन रीजन की वजह से होती है, तो यहाँ पर अब उस स्ट्राइक पर क्या कर दिया है, एक इसको पनिशेबल कर दिया है। इसको पनिशेबल इन द सेंस, इसको मिसकंडक्ट जो मैं आपको ऊपर बता रही थी मिसकंडक्ट में इसको ऐड कर दिया गया है और स्ट्राइक करना मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके लिए जो है वो लाइबल होंगे। तो यहाँ पर एडवोकेट्स के साथ यहाँ पे एक पॉइंट और है कि एडवोकेट प्रोटेक्शन बिल जो अब तक यहाँ पे इन्होंने इंट्रोड्यूस नहीं किया है, अब तक उसको जो है एक तरह से ध्यान नहीं दिया जा रहा है और उसको भी यहाँ पे ध्यान देने की जरूरत है, क्योंकि वो भी एडवोकेट प्रोटेक्शन जो बिल है, एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट है, वो भी बहुत ज्यादा जरूरी है एडवोकेट्स की प्रोटेक्शन के लिए। तो यहाँ पर ये जो स्ट्राइक का प्रोविजन है ये है, नो एसोसिएशन ऑफ एडवोकेट्स or any member of the association, any member or any advocate, either individual or collectively shall give a call for boycott or abstinence from court work or boycott or abstain from court work or cause obstruction in any forms, any from in courts functioning or in court premises। तो यहाँ पर इस तरह से वायलेशन करने पे अगर आप फर्स्ट इस पॉइंट का वायलेशन करते हो तो यहाँ पे आपको मिसकंडक्ट माना जाएगा और इसके लिए यहाँ पे पनिशमेंट भी है। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है जिससे हटाना चाहिए। तो इसको लेके यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक प्रॉपर डिटेल जो है वो लेटर लिखा है, अभी हम उसको देखेंगे। इसके साथ यहाँ पे गवर्नमेंट ओवरसाइट एंड रेगुलेशन गवर्नमेंट नॉमिनेटेड मेंबर इन द बीसीआई। तो यहाँ पर अब तक बार काउंसिल ऑफ इंडिया जो है वो सभी एडवोकेट से रिलेटेड जो भी प्रोविजन है या जो भी यहाँ पे रूल्स रेगुलेशंस है उनको मॉनिटर कर रहा है, उसमें इसको उसके अंडर में सब कुछ हो रहे हैं। बट यहाँ पे जो सेक्शन 4(1) का डी क्लॉज है इसमें ये बोला गया है कि सेंट्रल गवर्नमेंट का भी यहाँ पे जो है अब इंटरफेयर आ गया है। तो सेक्शन 4(1) में बोला गया है कि इट इज प्रपोज टू बी अमेंडेड टू अलाउ द सेंट्रल गवर्नमेंट to nominate up to 3 members the bar council of India in addition of existing elected members। तो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया में अब 3 मेंबर जो हैं वो सेंट्रल गवर्नमेंट के भी नॉमिनेटेड होंगे। तो यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है तो ये इसमें जो अमेंडमेंट यहाँ पे बिल प्रपोज किया गया है इसमें काफी सारी ऐसी जगह यहाँ पे काफी सारे ऐसे आपको सेक्शंस देखने को मिलेंगे जिसमें सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट हो रहा है। तो उस सेंट्रल गवर्नमेंट का जो इन्वॉल्वमेंट है अभी हम कुछ सेक्शंस में देखेंगे जहां पर और आपको देखने को मिलेगा। तो ये एक पॉइंट है, पावर टू इशू डायरेक्शंस द बिल इंट्रोड्यूस सेक्शन 49B जिसमें ये कहा गया है ग्रांटिंग द सेंट्रल गवर्नमेंट द अथॉरिटी टू डायरेक्ट द बीसीआई इन इम्प्लीमेंटिंग प्रोविजंस ऑफ द एक्ट एंड इट्स रेगुलेशन। तो यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट को ये अथॉरिटी दे दी गई है कि वो बीसीआई को इस एक्ट और रेगुलेशंस के जो प्रोविजंस है उनको इम्प्लीमेंट करने के लिए डायरेक्ट कर सकती है। तो यहाँ पे जो है अब यहाँ पे डायरेक्टली यहाँ पे ये पावर जो है इनडायरेक्टली सेंट्रल गवर्नमेंट के हाथ में यहाँ पे पावर दे दी गई है काफी, और इसके साथ साथ यहाँ पे सेंट्रल गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट भी है।
अब यहाँ पे नेक्स्ट जो है स्ट्रिक्टर डिसिप्लिनरी मेजर्स एंड मिसकंडक्ट लाइबिलिटीज, एनहेंस्ड पेनल्टी फॉर अनऑथराइज्ड प्रैक्टिस। तो यहाँ पर इसमें जो पनिशमेंट पहले थी, पनिशमेंट अब इसमें जो एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल है 2025 का, कुछ काफी पनिशमेंट इसमें इनहेंस कर दी गई है। जैसे कि सेक्शन 45 में दोज प्रैक्टिसिंग लॉ विदाउट प्रॉपर अथोराइजेशन could face imprisonment up to 1 year, earlier 6 month। यानी कि पहले जो पनिशमेंट थी वो 6 महीने हुआ करती थी, अब वो पनिशमेंट 1 ईयर हो गई है, और इसके साथ यहाँ पे फाइन भी इम्पोज हो सकता है, और वो फाइन है 2 लाख रुपए तक का। लाइबिलिटी फॉर एडवोकेट मिसकंडक्ट, सेक्शन 45B, if a person suffer a loss due to an advocate's misconduct, they can file a complaint under the regulation prescribed by the BCI to determine liability। तो यहाँ पर जो है ये बहुत ही ज़्यादा जो ये जो प्रोविजन ऐड किया है, इसके बहुत ज़्यादा जो कॉन्सिक्वेंसेज हैं एडवोकेट्स के अगेंस्ट में आ सकते हैं, कि कोई भी यहाँ पर अगर पर्सन है जो सफ़र लॉस कर रहा है, ये कोई भी क्लियर नहीं है कि किस टाइप का सफ़र वो लॉस किस तरह का है ड्यू टू एडवोकेट्स मिसकंडक्ट, क्योंकि यहाँ पे मिसकंडक्ट की डेफिनेशन अब इन्होंने और ज़्यादा वाइड कर दी है, तो उसकी वजह से वो क्या कर सकता है, कंप्लेन फाइल कर सकता है। तो ये पॉइंट है, और यहाँ पे इसकी जो पनिशमेंट है वो भी बढ़ा दी गई है। इसमें एडवोकेट जो है कन्विक्ट पाया जाता है इस ऑफेंस में, तो ऐसे केस में इसको 3 साल या उससे ज़्यादा के लिए उसका स्टेट बार काउंसिल में जो एनरोलमेंट है वो यहाँ पे रिमूव कर दिया जाएगा, उसको दोबारा एनरोलमेंट कराना पड़ेगा आफ्टर 2 years ऑफ रिलीज, और वो जो उसका दोबारा एनरोलमेंट होगा उसके लिए भी उसे पहले BCI से परमिशन लेनी पड़ेगी। नेक्स्ट है यहाँ पे लाइबिलिटी फॉर मिसकंडक्ट इन सर्टेन केसेस। तो यहाँ पर इस पनिशमेंट को भी बढ़ाया गया है। इसमें जैसे भी हमने देखा कि मिसकंडक्ट की डेफिनेशन को वाइड किया गया है। इफ एनी पर्सन सफर लॉस इधर कॉज्ड और डेलिबरेटली बाय मिसकंडक्ट ऑफ द एडवोकेट्स, देन सच पर्सन में मेक अ कंप्लेन। ये चीज अभी हमने यहीं पढ़ी कि वो कंप्लेन फाइल कर सकता है 45B में, इसको हम पढ़ चुके हैं। नेक्स्ट है ये कुछ पॉइंट्स और हैं, ये 4 पॉइंट्स और हैं, जैसे कि वेरिफिकेशन एंड प्रोफेशनल ओवरसाइट मैंडेटरी सर्टिफिकेट, प्लेस ऑफ प्रैक्टिस वेरिफिकेशन। तो यहाँ पे जो वेरिफिकेशंस हैं उनके लिए, जैसे कि द बिल प्रपोज्ड पीरियोडिक वेरिफिकेशन ऑफ एडवोकेट्स क्रेडेंशियल्स इंक्लूडिंग डिग्री, एड्रेस एंड वर्क प्लेस, फॉरेन लॉ फर्म्स एंड प्रैक्टिशनर्स। यहाँ पे सबसे पहले यहाँ तक अगर हम देखें तो ये जो है वेरिफिकेशन, ये काफ़ी सारे एडवोकेट्स जो हैं, बहुत सारे एडवोकेट्स है, टाइम टू टाइम जो इनका वेरिफिकेशन प्रोसेस चलता जाता है, तो ये थोड़ा जो है प्रैक्टिकली इतना स्मूथ नहीं चलता है। तो फॉरेन लॉ फर्म्स एंड प्रैक्टिशनर्स, द एंट्री ऑफ फॉरेन लॉ फर्म्स एंड लॉयर्स इनटू इंडिया विल बी रेगुलेटेड थ्रू द रूल्स फॉर्म्स बाय सेंट्रल गवर्नमेंट। अब यहाँ पर ये वाला जो पॉइंट है ये बहुत, सबसे पहली चीज़ तो कि जब जो एडवोकेट्स हैं इंडिया में, सभी एडवोकेट से रिलेटेड जो एक्ट और रेगुलेशंस है उन सभी को रेगुलेट करता है बार काउंसिल ऑफ इंडिया। तो यहाँ पर फॉरेन लॉ जो फर्म्स हैं, जो फॉरेन अगर एडवोकेट्स यहाँ पे प्रैक्टिस करते हैं, तो उनके रिलेटेड जो रूल्स और लॉज हैं वो सभी, कोई से भी रूल्स हैं वो फ्रेम करेगी सेंट्रल गवर्नमेंट। तो यहाँ पे अगेन सेंट्रल गवर्नमेंट की इन्वॉल्वमेंट आ रही है। अब नेक्स्ट जो है लीगल एजुकेशन एंड प्रोफेशनल ट्रेनिंग, ये एक अलग पॉइंट है, लेकिन यहाँ पर भी कुछ चेंजेस की जरूरत है एंड नीड मोर क्लैरिफिकेशन। द BCI विल ओवरसी द रिकग्निशन एंड रेगुलेशन ऑफ लॉ फर्म्स एंड इंट्रोड्यूस मैंडेटरी प्री एंड पोस्ट एनरोलमेंट ट्रेनिंग। तो BCI यहाँ पे जो है वो एनरोलमेंट से पहले और एनरोलमेंट के बाद की ट्रेनिंग जो है लॉ ग्रेजुएट्स के लिए, वो यहाँ पे क्या करेगा, इंट्रोड्यूस करेगा। ये पॉइंट ठीक है। बार एग्जामिनेशन, द बिल रीइंफोर्स द रिक्वायरमेंट ऑफ for clearing the AIB exam or other prescribed test before full practice rights to granted। तो यहाँ पर ये AIB एग्जाम हो रहा है, और जो भी लोग ग्रेजुएट्स इस AIB एग्जाम को देते हैं और जिन्होंने दिया है उन्हें पता होगा कि AIB एग्जाम कैसे होता है। और यहाँ पर AIB एग्जाम जो एक ओपन बुक एग्जाम है, तो ये एक पॉइंट है। इसके बाद जो वेरिफिकेशन है एडवोकेट्स का, ये है हर 5 साल पे होगा। इसके बाद नेक्स्ट है यहाँ पे विमेन रिप्रेजेंटेशन, ये एक अच्छा पॉइंट है कि विमेन का रिप्रेजेंटेशन यहाँ पे होगा। तो इसके साथ साथ यहाँ पे बहुत सारे हमें ऐसे पॉइंट्स देखने को मिलते हैं
जो यहाँ पे एडवोकेट्स के अगेंस्ट ही यहाँ पे प्रैक्टिकली हो जाएंगे अगर ये एक्ट आता है। तो इसीलिए इस एक्ट के अगेंस्ट यहाँ पर, सॉरी एक्ट नहीं है अभी, ये बिल है, तो ये जो प्रपोज्ड बिल है इस बिल के अगेंस्ट स्ट्राइक हो रही है। तो ये स्ट्राइक यहाँ पे 17 फरवरी से हो रही है दिल्ली के डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स में। और यहाँ पर अब इसके बिहाफ पे यहाँ पे जो स्ट्राइक के इतनी स्ट्राइक हुई है, तो इसमें यहाँ पे जो है बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने एक लेटर लिखा है, यहाँ पे जवाब लिखा है जिसमें सारे डिटेल्स ऑब्जेक्शन और जो सारे प्रपोज्ड सजेशंस है, ठीक है, इस प्रपोज्ड ड्राफ्ट एडवोकेट्स अमेंडमेंट बिल के, वो यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिखे हैं। और उसमें यहाँ पे इन्होंने सारे पॉइंट्स को मेंशन किया है डिटेल में, इसे आप पढ़ना। और इसके साथ यहाँ पे एक पॉइंट यहाँ पे बार काउंसिल ऑफ इंडिया ने लिखा है कि यहाँ पे देखिए, द लॉयर्स ऑफ दिल्ली डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स हैव ऑलरेडी गॉन ऑन स्ट्राइक एंड दिस प्रोटेस्ट इज लाइकली टू स्प्रेड थ्रू आउट द कंट्री इफ नो पॉजिटिव एश्योरेंस फ्रॉम मिनिस्ट्री इज मेड सून। तो यहाँ पर ये है कि ये स्ट्राइक अभी तो चल रही है, आप आगे देखते हैं इसमें क्या रिस्पॉन्स आता है और स्ट्राइक कितनी लंबी जाती है। तो ये यहाँ पे हमें अवेयर होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि इसमें जो पॉइंट्स यहाँ पे हमें अभी टाइम है, इसमें जो पॉइंट्स हमें लग रहा है कि हमें चेंज इसमें चाहिए, तो उन सभी चेंजेस को हम यहाँ पे जो है मिनिस्ट्री को बता सकते हैं। तो इस वीडियो में इतना ही। इसकी PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल पे शेयर कर दूंगी। और यहाँ पर इसमें जितने भी सारे डिटेल्स हैं, जितने भी सारे सेक्शन हैं, BCI ने उनको यहाँ पे मेंशन किया है। और उन सेक्शंस के साथ जो जो प्रॉब्लम्स हैं, उन प्रॉब्लम्स और उनको क्योर करने का, उनमें जो जो सजेशंस हैं, वो सारे पॉइंट्स लिखे हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू।